हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर। टुडे टॉपिक इज चीलेटेड इफेक्ट। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चीलेटेड इफेक्ट। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है चीलेटेड इफेक्ट। तो पता है, जो चीलेटेड इफेक्ट होता है ना, उसमें मतलब किसी भी चीलेटेड कॉम्प्लेक्स के आधार पर, मतलब किसी भी चीलेटेड कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक तथा काइनेटिक एस्पेक्ट के आधार पर, ठीक, कोई चिलेटेड कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की तुलना में जो है अधिक स्टेबल होता है। ठीक है ना। मतलब किसी जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ठीक, तो उस चिलेटेड कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक तथा काइनेटिक एस्पेक्ट के आधार पर यह देखा गया कि जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होता है। ठीक, और इस फिनोमिना को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं चिलेटेड इफेक्ट। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए आपने, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है और दूसरा वाला ये है। ठीक, अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों इसमें तीन एग्जाम्पल होते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल तो हमने ये लिया, ठीक। तो अब दोस्तों बात आती है कि ये मतलब नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों है। ठीक, दोस्तों ये जो होता है ना, ये होता है आपका चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये होता है नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, दोस्तों ये ऐसा होता है ना, ये नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स क्यों है पता है, क्योंकि इसमें जो है ना लिगेंड की संख्या ज्यादा है और इसमें लिगेंड की संख्या कम है। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या जितनी कम होती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही कम स्टेबल होता है। ठीक, अब दोस्तों इसमें और दूसरी बात, इसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, यानी कि बीटा की जो वैल्यू है वो है 1.81। सो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्स और ये नॉन चिलेटेड। पता है ये नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों और ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों है। सो दोस्तों ऐसा है, देखो आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है कि जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वो ही चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। और जिसमें लिगेंड की संख्या ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है और वो ही नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक, जैसे कि देखिए, इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 3, और इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। ठीक है ना दोस्तों, इसमें जो लिगेंड की संख्या वो कितनी है, 6, और इसमें जो लिगेंड की संख्या वो कितनी है, 3। ठीक, तो इसका मतलब ये जो है ना चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और ये नॉन चिलेटेड। अब दोस्तों बात है ये कि मतलब ये हमेशा नॉन चिलेटेड ही नहीं रहेगा, मतलब ये परमानेंटली नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब आपको जो है ना दो कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, ठीक, अब उसमें आपको बताना है कि कौन सा चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है और कौन सा नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स और देता हूं, ठीक है, दूसरा वाला। अब दूसरा है ये, अब बताइए इसमें कौन चिलेटेड और कौन नॉन चिलेटेड। पता है इसमें जो है ना लिगेंड की संख्या इसमें कितनी है, 9, ठीक, और इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है ना ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और ये जो होगा वो चिलेट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, ये नॉन चिलेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें लिगेंड की संख्या ज्यादा। मैंने आपको बताया था कि जिस किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या ज्यादा होती है वो नॉन चिलेट होता है और जिसमें कम होती है वो चिलेट होता है। ठीक, कंपेयरिंग मतलब कंपैरिजन करना होता है आपको, दो कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं उनमें से कंपैरिजन करके बताना कि कौन सा चिलेट है और कौन सा नॉन चिलेट है। ठीक, तो दोस्तों ये वाला इसमें लिगेंड की संख्या 9 है और इसमें लिगेंड की संख्या 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और ये वाला होगा चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो दोस्तों देखिए एक बात और, देखिए इसमें जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इसकी कितनी है, 1.81। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स की जो है ना ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा की वैल्यू जो है वो है 7.99। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बताऊं आपको बात, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है
वो कॉम्प्लेक्स उतना ही कम स्टेबल होता है। ठीक, मतलब जिस किसी कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा है, ठीक, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही कम स्टेबल होगा, और जिस कॉम्प्लेक्स में बीटा की वैल्यू जितनी कम है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही कम स्टेबल होगा। ठीक, जैसे कि पहले एग्जांपल में बीटा की जो वैल्यू है वो 1.81 है, ठीक है ना, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो 7 पॉइंट, दोस्तों ये 7 है, 7.99, यानी कि इसमें बीटा की वैल्यू ज्यादा है तो ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये नॉन चिलेटेड है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जिसमें लिगेंड ज्यादा होते हैं वो नॉन चिलेटेड, और जिसमें लिगेंड ज्यादा है मतलब कम है वो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स कितना होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ठीक है ना, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब देखिए इसमें जो लिगेंड है ना ईएन, दोस्तों ईएन भी एक लिगेंड होता है। देखिए ईएन का नाम आपको मालूम है क्या होता है, ईएन का नाम होता है एथिलीन डाइएमाइन। क्या होता है, एथिलीन डाइएमाइन, क्या होता है, एथिलीन डाइएमाइन, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल एक और होता है, ठीक है दोस्तों, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल जो होता है ना वो लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक, थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या होता है, देखिए थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होता है वो होता है डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लोग बीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो डेल जी नोट होता है ना दोस्तों, डेल जी नोट होता है आपका फ्री एनर्जी चेंज। क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज। दोस्तों जो डेल जी नोट है ना वो क्या है आपका, फ्री एनर्जी चेंज। अब देखिए फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कितनी होती है, डेल जी नोट की जो वैल्यू होती है आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये डेल जी नोट इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक, क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये इक्वेशन मान ली हमने 1, तो ये जो वैल्यू है ना डेल जी की इसमें 1 में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डेल जी की जगह कितना आ जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू माइनस आर टी लोग बीटा। ठीक, सो दोस्तों इसमें जो है ना डेल एच क्या होता है, दोस्तों इसमें डेल एच जो होता है वो होता है एंथैल्पी चेंज। क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। और दोस्तों इसमें जो डेल एस होता है ना वो होता है एंट्रोपी चेंज। क्या होता है दोस्तों, एंट्रोपी चेंज। ठीक, और इसमें जो आर होता है ना दोस्तों, आर आपको पता होगा, आर होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक, और जो टी होता है दोस्तों, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, और दोस्तों जो लोग बीटा होता है ना, लोग बीटा होता है आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक, तो दोस्तों तीसरा एग्जांपल होता है इसको समझने के लिए, देखिए तीसरा, दोस्तों 1 मिनट वीडियो रोक के आप ये नोट कर लें क्योंकि वो रिएक्शन इस पर आएगी नहीं। हेलो दोस्तों, देखिए अगला एग्जांपल होता है आपका तीसरा वाला एग्जांपल होता है। ठीक, तो देखिए इस एग्जांपल में क्या होता है, जो कैडमियम होता है ना इसमें ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, कैडमियम के साथ इसमें लिगेंड को जोड़ते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो कॉम्प्लेक्स भी क्या बनता है, मोनोडेंटेट चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, मोनोडेंटेट चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, और देखिए इसमें जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा, बीटा की वैल्यू होती है ना दोस्तों वो होती है 6.52। ठीक है ना, इसमें बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 6.52। ठीक, अब देखिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, इस कॉम्प्लेक्स की सारी यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है, एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होती है, बाकी डेल जी नोट की वैल्यू कितनी होती है, फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू इसमें कितनी होती है, वो सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है। दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स की जो एंथैल्पी होती है डेल एच, उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू होती है दोस्तों -57.3 किलो जूल प्रति मोल। ठीक, और जो एंट्रोपी होती है इस कॉम्प्लेक्स की, उस एंट्रोपी की यानी कि डेल एच की जो वैल्यू होती है -7.5, और ये भी क्या होती है, किलो जूल प्रति मोल।
ठीक। उसके बाद टी डेल एस, जो टी डेल एस की वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो होती है -20.1, ठीक है ना, ये भी किलो जूल प्रति मोल में होती है। ठीक। उसके बाद डेल जी नोट यानी कि एनर्जी फ्री चेंज की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो होती है -37.2, ये भी होती है किलो जूल प्रति मोल में। ठीक। अब देखिए अगले स्टेप में जो है ना, दूसरी रिएक्शन में क्या कराते हैं हम, कैडमियम के साथ जो ये आपको पता है इसका नाम क्या होता है, ये लिगेंड्स है ना, इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमाइन। ठीक, क्या होता है, एथिलीन डाइअमाइन, ये एन होता है दोस्तों, एथिलीन डाइअमाइन। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स भी ये बाइडेंटेट चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, बाइडेंटेट चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक। इसमें जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा की वैल्यू जो होती है वो 10.6 होती है। कितनी होती है, 10.6। ठीक। और इसमें जो एंथैल्पी की वैल्यू आती है ना दोस्तों, वो आती है डेल एच इक्वल टू -5 यानी कि 56.3 किलो जूल प्रति मोल, माइनस में होती है। ठीक। और जो पहली वाली इक्वेशन है ना, वो मोनो वाली, उस कॉम्प्लेक्स की जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो 57.3 और यहाँ पे कितनी है, 56.3, यानी कि एक कम है। ठीक। अगले स्टेप में एंट्रोपी, इसमें एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है ना, वो पॉजिटिव आती है 14.1 यानी कि 14.1। ठीक। और टी डेल एस की जो वैल्यू आती है वो आती है -4.2, ठीक है ना। और डेल जी नोट की जो वैल्यू आती है ना इसमें, वो आती है -60.7 किलो जूल प्रति मोल। ये सारी वैल्यूज होती है ना दोस्तों, किलो जूल प्रति मोल में होती है। ठीक, क्या होती है, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना। अब देखिए रिएक्शन में एक दो चीज देखी गई है, पता है। एक तो जो डेल जी नोट है ना, इस डेल जी नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, ठीक, उस चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है ना। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ठीक, उस कॉम्प्लेक्स से जब आप फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल जी नोट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो जितनी ज्यादा होगी ना, उसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक। जैसे कि इसमें बताया गया कि डेल जी नोट की जो वैल्यू है ना, वो -60.7 है। ठीक। तो इसमें जो बीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7.6। ओके। और इसमें डेल जी नोट की वैल्यू कितनी है, 60 मतलब 37 यानी कि 37.2, यानी कि इसमें डेल जी नोट की वैल्यू कम है, तो इसमें बीटा की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 6.52, ठीक है ना। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल जी नोट की वैल्यू जितनी कम होगी, उस कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। जैसे कि इसमें फ्री एनर्जी चेंज जो डेल जी नोट है उसकी वैल्यू -37.2 है, तो इसमें जो बीटा की वैल्यू यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है वो 6.52 आई है। ठीक। और इसमें जो डेल जी नोट है, डेल जी नोट की वैल्यू -60.7 है, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू जो है ज्यादा है, तो इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा की वैल्यू भी ज्यादा है। ठीक। दूसरी बात देखिए, फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल जी नोट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो एंट्रोपी होती है ना दोस्तों, एंट्रोपी पॉजिटिव होती चली जाती है। ठीक है ना। एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है ना, वो पॉजिटिव आती है। ठीक। जैसे जैसे मतलब फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल जी नोट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही वैसे जो एंट्रोपी की वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव मतलब आती चली जाएगी। ठीक। जैसे कि एंट्रोपी की वैल्यू मान लीजिए पहले निगेटिव है, फिर कुछ कम और कम, फिर उसके बाद पॉजिटिव में संख्या जाने लगती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नेगेटिव में मान लीजिए 3 है, -2 है, -1 यानी कि 0 के बाद 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव संख्या बढ़ने लग जाती है ना। तो जितनी फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नोट की वैल्यू बढ़ती है, एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आती चली जाती है। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को आप। जैसे इसमें जो डेल जी नोट है ना, डेल जी नोट की वैल्यू कितनी है, -7.7, यानी कि जो डेल जी नोट की वैल्यू है यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ 37.2 थी, तो इसमें जब वैल्यू ये बढ़ गई है, तो यहाँ पे जो डेल एस यानी कि एंट्रोपी है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। ठीक। मतलब डेल जी नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक, उसमें ओवरऑल यानी कि हाँ डेल एस की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें जब हमने ये वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में जो डेल एस की वैल्यू। तो दोस्तों देखिए चौथा एग्जाम्पल होता है इसका ये वाला। ठीक है। ये एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। तो इसमें जो है ना लिगेंड्स होते हैं ना दोस्तों, वो मेटल एटम के साथ डबल या दो से अधिक बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं।
मतलब इस एग्जाम्पल में क्या होता है ना, इस एग्जाम्पल में ये बात समझाएगी कि जो लिगेंड होते हैं ना वो मेटल एटम के साथ दो या दो से अधिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, मतलब अगर किसी वजह से एक बॉन्ड अगर टूट भी जाए तो दूसरा बॉन्ड जो है ना उस जगह पे सेटल्ड हो जाता है। ठीक, यानी कि जो लिगेंड है ना वो मेटल एटम को छोड़ता नहीं है। ठीक, यानी कि मेटल एटम से अटैच रहता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी लिगेंड से अगर वो दो या दो से अधिक लिगेंड के द्वारा जुड़ा है, मान लीजिए एक बॉन्ड टूट भी गया तो वो दूसरा बॉन्ड जो है ना उसमें सेटल्ड रहता है, तो जो लिगेंड है वो मेटल एटम को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार जो है ना मेटल एटम तथा लिगेंड आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, और जो दोस्तों नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनमें जो लिगेंड होते हैं ना वो मेटल एटम के साथ जो है ना डबल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, उनमें मतलब दो या दो से अधिक बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई एक बॉन्ड अगर उनका टूट जाता है ना तो वो लिगेंड जो होता है ना वो मेटल एटम का साथ छोड़ देता है। ठीक, क्योंकि उसको अटैच करने के लिए दूसरा बॉन्ड जो है सेटल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसी कारण जो लिगेंड होता है ना वो मेटल एटम को छोड़ देता है। ठीक, ये किस में होता है? नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में। चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या है, दूसरा बॉन्ड सेटल्ड हो जाता है, क्योंकि चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में जो है ना जो लिगेंड होते हैं वो दो या दो से अधिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। इस चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है ना वो दो या दो से अधिक लिगेंड के द्वारा जुड़ा है, यानी कि बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है दोस्तों। ठीक है ना, ये भी बॉन्ड है। ठीक, दो तीन चार, तो किसी कारणवश यहाँ पे क्या है बॉन्ड ये टूट गया है। ठीक, तो इस बॉन्ड के टूट जाने से ये जो दूसरा बॉन्ड है ना ये सेटल्ड है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लिगेंड है ना EN उसने मेटल एटम को छोड़ा नहीं है, मतलब मेटल एटम से अभी भी अटैच है। ठीक, ये दोस्तों लिखा है बॉन्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो दोस्तों जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनमें जो लिगेंड होते हैं वो मेटल एटम के साथ डबल बॉन्ड द्वारा अटैच नहीं होते हैं। इसी कारण अगर एक बॉन्ड टूट जाए तो वो लिगेंड जो होते हैं मेटल एटम को छोड़ देते हैं, यानी कि हाँ अगर एक बॉन्ड और टूट जाए तो वो मेटल एटम को छोड़ देगा। ठीक, वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की बात होती है दोस्तों। ये होता है आपका कंप्लीट। अब कराते हैं आपको रजिस्टर से, देखिए थ्योरी वगैरह सब रजिस्टर से नोट करा देंगे दोस्तों। ये होता है आपका देखिए चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए थ्योरी लिख लो आप, जो मैंने बताया था आपको कौन सा फिनोमेना चिलेटेड इफेक्ट कहलाता है। और देखिए एस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों पहलू, ये लिखा है आपको। ठीक है ना, उसके बाद देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये जो बताया, देखिए डेल जी नोट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, EN को एथिलीन डायमाइन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका देखिए थ्योरी सब लिखी है, वही बात समझाएगी इसमें उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी। ठीक है ना दोस्तों, आप लिख लेना सब। ये देखिए तीसरी बार एग्जाम्पल मैंने बताया था जो कैडमियम वाला होता है। ठीक है ना, ये दूसरों देखिए दोस्तों ये दूसरा वाला जो होता है ना एग्जाम्पल, ये होता है इसमें रिएक्शन जो होती है। ठीक, उसके बाद डेल एच की TdLs की डेल जी की वैल्यू जो ये सारी वैल्यू वो दिखाई गई हैं। ठीक है ना, ये थ्योरी नोट कर लेनी है आपको सब। ठीक है, कौन सा बीटा की वैल्यू कब ज़्यादा होती है, जब डेल जी नोट की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है तो। ठीक है, ये सारी बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरी नोट कर लेनी है। लास्ट में ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल देखिए आपको समझाया गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रैकेट वाला कि एक बॉन्ड अगर टूट भी जाए तो दूसरा बॉन्ड सेटल्ड रहता है और लिगेंड जो है ना मेटल एटम को छोड़ता नहीं, जबकि नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है मेटल एटम को लिगेंड छोड़ देता है। ठीक दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा क्लियर।